हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण एवं कृषि विपणन। व्हाट इज रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये क्या होता है। तो हम जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है दो बातें सम्मिलित होती है। जब गांव की तरफ से गांव के द्वारा, गांव के व्यक्तियों के द्वारा क्या बेचा जाता है, कृषि आधारित सामग्री या सामान, जैसे जूट, गन्ना, अनाज, ये चीजें जो है शहरों को बेची जाती है। कृषि आधारित सामान शहरों को बेचा जाता है और शहरों से, सिटी से कौन सा सामान बुलवाया जाता है, खुद के उपयोग के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए और कृषि में उपयोग में आने वाली मशीनें और उपकरण। तो पहला हमारा, तो ग्रामीण विपणन में दो बातें शामिल है कि जब कृषि आधारित सामान जैसे गन्ना, जूट, कपास शहरों को बेचा जाता है और शहरों से कृषि में उपयोग होने वाली खाद, उपकरण, मशीनें खरीदी जाती हैं या बुलवाई जाती हैं और व्यक्तिगत उपयोग की चीजें जैसे शक्कर या जो भी उत्पादन है शहर का, वह जब बुलवाया जाता है तो कहा जाता है ग्रामीण विपणन। ठीक है, तो अब हम इसकी एक परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे इसमें कि ग्रामीण विपणन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, वे सभी एक्टिविटी शामिल होती हैं जिसके अंतर्गत गांव के द्वारा शहरों को कृषि आधारित सामान, उदाहरण के लिए जूट, गन्ना, कपास, अनाज बेचा जाता है जिस पर औद्योगिक फर्म आधारित है और साथ ही शहरों से स्वयं के उपयोग के लिए सामग्री जैसे कपड़ा, शक्कर और साथ ही कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण, मशीनें, खाद और उन्नत बीज, यह सब चीजें बुलाई जाती हैं, वह कृषि ग्रामीण विपणन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसकी विशेषताएं हम देखें। इट मीन्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गांव के क्षेत्र की। गांव में किस तरीके से मार्केटिंग होती है, विपणन होता है, कोई भी सामान किसानों ने जो बनाया है, उत्पादन किया है, फसल उगाई है, उसका किस तरीके से विपणन होता है, यह हम पढ़ने वाले हैं। अब विशेषताएं क्या है ग्रामीण विपणन की। विस्तृत क्षेत्र, भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है, तो ग्रामीण विपणन का जो क्षेत्र है वो क्या है, विस्तृत क्षेत्र है। फिर ग्रामीण विपणन की प्रक्रिया, तो ग्रामीण विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये दोनों शामिल होते हैं, गांव से शहरों में बेचना और शहरों से अपने और कृषि के उपयोग के सामान बुलवाना। मौसमी प्रकृति, गांव में क्या रहता है, खेती किस पर डिपेंड है, मौसम पर आधारित होती है, तो ग्रामीण विपणन जो होता है वह हमेशा मौसम के आधार पर चलता है। विपणन योग्य पदार्थ, मतलब इसमें मार्केटिंग, गांव से शहर की तरफ कौन सा सामान आता है, तो ग्रामीण विपणन में मार्केटिंग के लिए सामान कौन सा होता है, कृषि आधारित। ठीक है ना, मतलब गांव से जो सामान बेचा जाता है वो क्या क्या हो सकता है, जूट, कपास, गन्ना, अनाज या हाथ की बनी हथकरघा उद्योग की वस्तुएं जो रहती हैं, वो सब चीजें जो है वह मार्केटिंग की जाती है। फिर है शहरों से उपभोक्ता माल बुलवाना। उपभोक्ता माल जो व्यक्ति के द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं, उपयोग, कंजम्पशन कर लिया जाता है। और एक हमने औद्योगिक माल पढ़ा है। औद्योगिक माल मतलब कौन सा होता है, जो किसी दूसरी प्रोडक्शन प्रोसेस में उपयोग में आते हैं। तो गांव वाले जो किसान रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं वो शहरों से उपभोक्ता माल बुलवाते हैं, मतलब क्या बुलवाते हैं, उपभोक्ता माल मतलब
शक्कर, कपड़े, ठीक है ना, ये सब सामान बुलवाते हैं। माल, कृषि साधनों की पूर्ति, और कृषि के साधन भी बुलवाते हैं वो। कृषि के साधन मतलब हमने देखा था खाद, उपकरण, मशीनें जो खेती में उपयोग में आती है। फिर संपन्नता बढ़ना, ग्रामीण विपणन के कारण गांव का सामान शहरों में बिकने के कारण संपन्नता मतलब किसानों की संपन्नता, रिच, अमीर हो गए हैं। फिर है जीवन स्तर में वृद्धि। आज के समय की तुलना यदि हम पुराने समय से करें तो बहुत अंतर आ गया है। रहने का जो तरीका है गांव में वह बदल गया है। तो किसके कारण? जैसे जैसे गांव का उत्पादन शहरों की तरफ बिकने लगा है तो आय में वृद्धि हो गई है। आय में वृद्धि होने के कारण और यातायात के साधन हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, आना जाना शुरू हो गया है, तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो गई है। साक्षरता के स्तर में सुधार हो गया है। तो ग्रामीण विपणन की एक विशेषता है कि इसके कारण जो है साक्षरता का मतलब शिक्षा का स्तर भी बढ़ गया है। दृष्टिकोण में परिवर्तन, शहरों से कनेक्ट होने के कारण, ग्रामीण विपणन के कारण जो दृष्टिकोण है, सोच है, पहले गांवों की सोच थी कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना है या कोई भी बाहर बिजनेस करने नहीं जाएगा, कोई भी बाहर जॉब करने के लिए नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की मानसिकता में परिवर्तन ग्रामीण विपणन के कारण हुआ है। और आधारभूत संरचना मतलब जितने भी आधारभूत इंडस्ट्रीज हैं उसमें सभी में बेसिक जो सामान लगता है या हमारी जो बेसिक नीड्स है वह गांव से ही पूरी होती है। अनाज जितना भी उत्पादन होता है वह सब गांवों से ही पूर्ति होती है। तो ये है इसकी विशेषताएं। अब महत्व, क्या महत्व है? ग्रामीण विपणन के कारण हमें किन किन चीजों का लाभ मिलता है, इंपॉर्टेंस। तो विशाल उपभोक्ता समूह, चूंकि गांव में 70% आबादी रहती है तो जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उससे उसका जो उपभोग करने वाले उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वह सबसे ज्यादा गांव में मिलते हैं। तो विशाल उपभोक्ता समूह। फिर है आपकी ग्रामीणों की क्रय शक्ति में वृद्धि। अब सभी चीजें आपको कि गांव का सामान मार्केट शहर में बिकता है तो आय बढ़ती है, आय बढ़ने से क्या क्या होता है उन सबको कोरिलेट करना है। जैसे ग्रामीणों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उनकी इनकम बढ़ने लगी है, मंडियां लगने लगी है, उनका जो माल है वह एक्सपोर्ट होने लगा है, निर्यात होने लगा है, तो उनकी इनकम बढ़ गई है, तो उनके पास पैसा ज्यादा हुआ है, पैसा ज्यादा हुआ तो क्रय शक्ति बढ़ गई है। फिर कृषि के आधुनिक साधनों की मांग में वृद्धि। चूंकि किसान जो है शहरों में आकर रह रहे हैं, शहरों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर के मॉडर्न जो मशीनें हैं उसका उपयोग बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है। पहले जैसे हल के थ्रू जो है खेती की जाती थी, अब उसकी जगह जो है हार्वेस्टर ने ले लिए, कटिंग की जाती थी। पहले एम्प्लॉय लगते थे वहां पे, किसान कटाई करते थे, अब जो है उसकी जगह हार्वेस्टर से कटाई होती है। तो इस तरीके से आधुनिक साधनों की मांग में वृद्धि हुई है। जीवन स्तर में वृद्धि होगी यदि आय में वृद्धि होगी तो। फिर औद्योगिक कंपनियों के लिए नया बाजार, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब गांवों की तरफ रुख कर रही हैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्योंकि वहां पे सुविधाएं जो है वह बढ़ गई हैं। फिर परिवहन व संचार साधनों में वृद्धि। गांव में अभी सड़कों का विकास हो गया है तो कम्युनिकेशन के साधन, संचार के साधन, हर घर में मोबाइल हो गया है, और परिवहन के भी साधन, गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा उपयोग की जा रही है। खेती के लिए ट्रैक्टर सभी के घरों में मिल रहे हैं। तो परिवहन व संचार साधनों में ग्रामीण विपणन का होने से सुधार हो रहा है, मिल रहा है। रोजगार में वृद्धि, नेचुरली किसान जो है इनकम बढ़ रही है तो रोजगार के नए नए अवसर बढ़ रहे हैं। राजस्व वृद्धि, देश की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये है स्टूडेंट इसके महत्व। अब इसके दोष, ग्रामीण विपणन की कुछ लॉसेस भी है या हम बोले लिमिटेशंस हैं, सीमाएं भी बोल सकते हैं हम दोष को, कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस। कौन कौन सी है? बाजार व्ययों की अधिकता। गांव में यदि मार्केटिंग है तो वहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, बहुत सारे अननेसेसरी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है तो जो खर्च होते हैं किसी भी सामान को बेचने में वह ज्यादा होते हैं। फिर मध्यस्थों की अधिकता,
आज की समय में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, तो वह अपना सामान मध्यस्थ मतलब मीडिएटर के थ्रू बेचते हैं। तो उसके कारण जो है उन्हें अपनी जो प्रोडक्शन है, अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। बाजारों की दोषपूर्ण नीति, वहाँ के जो बाजार है वह हफ्ते में एक दिन लगते हैं, फिर जो मात्रा मांगी जाती है उपभोक्ताओं के द्वारा वह बहुत कम होती है। तो किसी भी गांव के व्यक्ति को सही मूल्य जो है वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से शहरों से नहीं जुड़े होते हैं। फिर संग्रहण सुविधाओं का अभाव, वहाँ गोडाउन्स वगैरह नहीं होते हैं, तो किसानों को मजबूरी में अपना जो प्रोडक्शन है, बड़े बड़े किसान जो सक्षम है वह तो अपना माल रख देते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके पास कहीं गोडाउन नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में अपना माल बेचना पड़ता है। फिर वर्गीकरण व प्रमापीकरण का अभाव, बहुत से किसानों को यही नहीं पता होता है कि जो माल वो बेच रहे हैं या जो बना रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड का है, बहुत हाई क्वालिटी का है, तो वह क्लासिफिकेशन जो है वह नहीं कर पाते हैं। इसके कारण उनको अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। फिर यातायात सुविधाओं का अभाव, सड़कें बन रही है लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी भी यह कमी है, और यातायात के मतलब माल को लाने ले जाने के जो है साधनों की कमी अभी भी बनी हुई है। फिर हम लिख सकते हैं इसमें व्यक्तिगत समस्याएं, किसान जो है खेती करने के लिए चूंकि मौसम पर आधारित है, तो जो कर्ज है वह लेकर खेती करते हैं, तो व्यक्तिगत मजबूरी के कारण उन्हें उपज किसी भी मूल्य पर बेचनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, ये है हमारा फर्स्ट यूनिट में ग्रामीण विपणन। अब इसमें ध्यान रखना कि अभी हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे कृषि विपणन। तो कृषि विपणन की विशेषताएं, तो ग्रामीण विपणन का ही एक पार्ट है कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो स्टूडेंट, इसकी विशेषताएं, महत्व और दोष जो है जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो सेम ही रहेगी। तो मैं इसलिए अभी बता रही हूँ कि आप ध्यान रखिए कि हमको इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें हमें नए पॉइंट नहीं याद रखना है, यही पॉइंट हमें वहां पर भी काम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बाजार विभक्तिकरण क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो प्रत्येक विक्रेता ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की चाह रखता है और कोशिश करता है। तो जब किसी विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए बाजार को, मार्केट को उपभोक्ताओं के हिसाब से अलग अलग बांट लेता है, तो उसे बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि विक्रेता जो है प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है, उसका उत्पाद जो है वह मार्केट में बेचना चाहता है, तो वह कस्टमर की पसंद के अनुसार, किस प्रकार के कस्टमर को कौन सी चीज पसंद है उसके हिसाब से अपनी दुकान में सामान रखता है, तो कहा जाएगा कि बाजार का उसने विभक्तिकरण कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब इसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, किन किन आधारों पे बाजार को डिवाइड किया जा सकता है। आय के आधार पर, इनकम के बेसिस पे, क्योंकि इनकम के आधार पर डिवाइड करना, यदि जिनकी इनकम अधिक है उनकी पसंद और नापसंद बिल्कुल डिफरेंट होगी। जो जिनकी आय निम्न है, कम कमाते हैं, उनकी चॉइस जो है वह अलग होगी। ठीक है, फिर आयु के आधार पर, आयु वर्ग के कारण भी बस उपभोक्ता की आय में जो है वह अंतर आता है। तो गांव में बाजार विभक्तिकरण जो है वह आयु के आधार पर भी बांटा जा सकता है। फिर लिंग भेद, अलग अलग जो है लिंग भेद के कारण, जैसे लेडीज और जेंट्स के, छोटे बच्चे हैं, गर्ल है या बॉय है, तो सबकी पसंद के हिसाब से जो है डिवाइड करना। तो जब बाजार का विभक्तिकरण लिंग भेद के आधार पर किया जाता है, तब उसे जो है बाजार विभक्तिकरण किसके आधार पर कहेंगे, लिंग भेद। ऐसे शिक्षा के स्तर पर, किस प्रकार की शिक्षा वाले, मिडिल क्लास हैं गांव में, या हायर एजुकेशन वाले हैं, या फिर जो है जॉब करते हैं,
या बिजनेस करते हैं तो उनकी शिक्षा के स्तर के आधार पर भी बाजार का विभक्तीकरण किया जा सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी उसकी सोच उतनी अलग होगी। फिर व्यवसाय के आधार पर, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने के आधार पर जब बाजार को बांटा जाता है तो वह इसके आधार पर बाजार विभक्तीकरण कहलाता है। फिर भौगोलिक तत्व के आधार पर, भौगोलिक तत्व के आधार पर इट मीन्स दूर, पास, पास में है कस्टमर, उपभोक्ता जो है ग्रामीण विपणन में, या दूर रहता है, या फिर जो है किसी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की दुकान रहती है। तो भौगोलिक तत्व मतलब एरिया के बेसिस पे। फिर व्यक्तित्व संबंधी तत्व बहुत मायने रखते हैं। हम किसी दुकान पर बार बार जाना पसंद करते हैं क्योंकि व्यक्तित्व का जो है असर रहता है, दुकानदार बहुत अच्छे से बात करता है। तो बाजार को डिवाइड करने के जो विक्रेता है, बेचने वाला है, उसके पास बहुत से आधार होते हैं। उसे जो भी आधार उसका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का बाजार विभक्तीकरण कर रहा है और उसका बिजनेस का पैटर्न कैसा है, वह कितने लेवल पर बिजनेस कर रहा है। यदि जो है वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है तो वो हर प्रकार के उपभोक्ता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे टाटा नमक भी बना रहा है और टाटा गाड़ी भी बना रहा है, तो निम्न वर्ग के लोगों को भी अपनी तरफ रखा है और हाई क्लास वाले जो है, जो ज़्यादा इनकम कमाते हैं, उनको भी अपने पास कवर करके रखा है। तो ये हो गया बाजार विभक्तीकरण के आधार। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण मांग के विभिन्न आयाम, मतलब वर्तमान समय में गांव में डिमांड की क्या टेंडेंसी चल रही है, किस प्रकार की मांग आज के समय में हम गांव में देखते हैं। तो मांग की प्रवृत्ति कैसी हो गई है, अब वहां पर बदल गई है। शहरों से कनेक्शन होने के बाद और ग्रामीण विपणन होने के कारण, हमने अभी पढ़ा था ग्रामीण विपणन क्या होता है, जो मांग की प्रवृत्ति है वह बढ़ गई है। फिर उत्पाद का ज्ञान, सभी जगह पे कम्युनिकेशन, संचार के साधन होने से, मोबाइल होने से व्यक्ति, गांव के लोगों को भी पता है कि कौन सी ब्रांड चल रही है, कौन सी स्टाइल जो है चल रही है। तो अब जो है गांव में भी मांग कैसी होने लगी है, वो दुकान पर आकर उस ब्रांड की चीज मांगते हैं। फिर ब्रांडेड माल की मांग, ये हमने समझा कि उन्हें चूंकि प्रोडक्ट का ज्ञान हो गया है, उन्हें पता लग गया है कि मार्केट में 10 तरह के साबुन होते हैं, तो वह उसके हिसाब से ब्रांड की भी मांग करने लगे। महंगे उपकरणों की मांग, पहले जो है महंगे उपकरण या वॉशिंग मशीन है या गाड़ियां हैं, यह सिर्फ शहरों की पहचान होती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह पहचान जो है अब गांव में भी शिफ्ट हो गई है। तो महंगे उपकरण भी अब गांव में मांगे जा रहे हैं। फिर उपभोक्ता सामान की मांग, उपभोक्ता सामान की मांग बढ़ गई है। कोई सी भी उसमें हम देख लें तो जो उपयोग किए जाते हैं सामान, उनकी मांग बढ़ गई है। चाहे कॉस्मेटिक आइटम हम देख लें, या साबुन देख लें, या हम शैम्पू देख लें, या सर्फ एक्सेल देख लें, किसी भी प्रकार का सामान हम देख लें, पहनने के कपड़े देख लें, तो हर प्रकार के सामान की मांग गाँव में भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। फिर ग्रामीण संपन्नता, गांव में लोगों का जो है जो सामान है, ग्रामीण विपणन के कारण उनका सामान बिकने लगा है, इवन एक्सपोर्ट निर्यात भी होने लगा है, तो इनकम ज्यादा हो गई है। इनकम ज्यादा होने से क्रय शक्ति बढ़ गई है, क्रय शक्ति बढ़ने से जीवन स्तर, आय में वृद्धि, ये सब पॉइंट हम महत्व में समझ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके, ये क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में गांव में किस प्रकार की मांग हो गई है। तो देखिए उसका दिया क्या है, ग्रामीण मांग के विभिन्न आयाम, टेंडेंसी, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इसका आपको महत्व आता है कि बाजार विभक्तीकरण का महत्व क्या होता है। तो जो महत्व हम पढ़ चुके हैं उसी महत्व को आपको लिखना है, क्योंकि ये सब पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण व शहरी मांग में अंतर। गांव में किस प्रकार की मांग की जाती है किसी भी वस्तु की, और शहर में किस प्रकार की मांग की जाती है, तो उसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो व्यवहारिक रूप से हम इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन हमको थ्योरेटिकल अब इसको लिखना है। तो स्टूडेंट, हम इसको अंतर के आधार पर डिस्क्राइब करेंगे। पूर्ति का साधन, गांव में क्या होता है पूर्ति का साधन, जो दुकानें रहती हैं, और शहरों में किस प्रकार का साधन रहता है, जो शहरों में मॉल होते हैं,
और दुकानें होती है, वहां से पूर्ति की जाती है। इसका पूर्ति का साधन जो है वो शहरों से प्राप्त होने वाला सामान होता है, और शहरों में तो शहरों से ही प्राप्त होता है। फिर भौतिक संचार सुविधाएं गांव में कम है, शहर में ज्यादा है। संचार सुविधा मतलब कम्युनिकेशन के साधन, बैंक देख लें हम, ट्रांसपोर्ट कंपनी देख लें हम, इंश्योरेंस कंपनियां देख लें, तो गांव में इस प्रकार की सुविधाएं कम है। क्षेत्र, गांव में मांग तो बहुत होती है लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है, छोटी होती है, कम मांगी जाती है। शहरों में मांग का क्षेत्र सीमित होता है लेकिन जो मांगी जाने वाली मात्रा है, क्वांटिटी है, वह ज्यादा होती है। फिर अपनी आवश्यकताओं की जानकारी, गांव में जनरली जो किसान रहते हैं या गांव वाले रहते हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की एक जानकारी नहीं होती है कि उन्हें किस टाइप का सामान चाहिए है, किस तरह की चीज चाहिए है। लेकिन शहर में व्यक्ति को पता होता है कि किस प्रकार की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति आय गांव में कम होती है, शहर में ज्यादा होती है। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है कि यदि किसी कस्टमर के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, कम सामान तोला, ज्यादा मूल्य ले लिया, तो गांव में उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं रहता है, कम मिलता है। शहर में उपभोक्ता संरक्षण ज्यादा रहता है। सूचना का माध्यम, अब वर्तमान समय में हम बात करें तो मोबाइल होने से सूचनाएं बहुत जल्दी मिल जाती है। टीवी भी जो है बहुत से घरों में गांव में पाया जाता रहता है आज की डेट में। तो सूचना का माध्यम यहाँ पर गांव की बात करें तो क्या होता है, अभी के समय में हम समझे तो मोबाइल होता है, लेकिन शहर में हम देखें तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, मॉल में जा रहे हैं, मोबाइल है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, सभी में सूचना हमें हर प्रोडक्ट की मिल जाती है। फिर विक्रय उपरांत सुविधाएं, गांव में इस प्रकार की सुविधाएं जो है बहुत कम पाई जाती है, मिलती हैं किसी भी वस्तु पे, और शहरों में बेचने के बाद की सुविधाएं जो है बहुत पाई जाती है। तो ये है आपका ग्रामीण व शहरी मांग में अंतर, इन दोनों मांग में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण वितरण वाहिकाएं क्या होती हैं। अब ये शब्द आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन यदि ग्रामीण हम बात करें तो गांव का, वितरण मतलब माल को बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और वाहिकाएं मतलब किसके द्वारा, चैनल। ठीक है, तो ग्रामीण वितरण वाहिकाएं, मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो जब गांव में उत्पादक के द्वारा माल को भेजा जाता है, बेचा जाता है, तो वह जिस माध्यम को उपयोग करता है, किस माध्यम से जो है वह माल को बेचता है, वह माध्यम कहलाते हैं ग्रामीण वितरण वाहिकाएं। ठीक है, तो जो उत्पादक गांव में उत्पादक के द्वारा अपने माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है, उन सभी माध्यमों को कहते हैं ग्रामीण वितरण वाहिकाएं, चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यह दो प्रकार की हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है कि जब गांव का किसान डायरेक्ट उपभोक्ता को माल बेचे। ठीक है, किसान जो है वह डायरेक्ट जो भी कस्टमर है उसको माल बेचे ग्राहक को। तो जनरली सामान्यतः गांव में प्रत्यक्ष प्रणाली जो है वह नहीं पाई जाती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली कब यूज की जाती है? अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत उत्पादक जो किसान है जिसने फसल को उगाया है वह प्रत्यक्ष रूप से कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं आता है, उसका माल जो है एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इनके थ्रू बेचा जाता है। तो ये दो प्रकार होते हैं। इन्हीं दो प्रकारों के आधार पर ये इतने टाइप्स जो है हमारे बनते हैं कि वाहिकाओं के प्रकार में पहला है आपका उत्पादन या किसान। उत्पादन, उत्पादक आएगा, उत्पादक, ये प्रत्यक्ष प्रणाली हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं? माध्यम के प्रकार कि माल उपभोक्ता तक गांव में किस तरीके से भिजवाया जाता है। तो पहला है उत्पादक या किसान। किसान खुद जो है प्रत्यक्ष कस्टमर से मिलकर माल को बेच रहा है। थोक व्यापारी के थ्रू, थोक व्यापारी क्या करता है? उत्पादक से मतलब किसान से माल लेता है और
फिर जो है किसको बेचता है थोक व्यापारी? फुटकर व्यापारी को, होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, और रिटेलर के द्वारा, फुटकर व्यापारी के द्वारा माल किसे बेचा जाता है? फिर कस्टमर को। तो जो थोक व्यापारी है वह किसानों से माल को खरीदते हैं और या तो डायरेक्ट कस्टमर को बल्क में देते हैं या फिर फुटकर व्यापारी को माल बेचते हैं। फुटकर व्यापारी का माध्यम, ये जो है ग्राहकों से सीधे प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो कि ग्राहकों को सीधे माल उन तक पहुंचाते हैं। फिर हाट बाजार और मेला गांव में बहुत चलता है। जनरली सामान्यतः गांव में एक दिन हाट लगता है, बाजार लगता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग आकर सामान खरीदते हैं। मेलों का आयोजन भी, विशिष्ट त्योहारों पर मेलों का आयोजन होता है, जहां पर बाजार लगता है, वहां पर भी माल बेचा जाता है। सहकारी समितियां, कुछ चीजें गांव में जैसे खाद, बीज, ये चीजें सहकारी समिति से या सरकार के द्वारा स्थापित सोसाइटी से मिलती है। तो ये सहकारी समितियां भी जो है गांव में माध्यम है किस चीज को? माल को बेचने का। कमीशन एजेंट होते हैं जो कमीशन लेकर जो किसान है उनका माल शहरों तक पहुंचाते हैं, तो यह भी एक माध्यम होता है। दलाल, दलाल भी आड़तिया जिसको बोलते हैं, ये लोग भी वही कार्य करते हैं कि खरीदने वाले और बेचने वाले को आपस में मिलवा देते हैं। तो बेचने वाले से भी कमीशन लेते हैं जिसको माल को बेचना था, और खरीदने वाला जिसको माल खरीदना था उससे भी कमीशन लेते हैं। तो ये है माध्यम, जिनके माध्यम से गांव में किसान अपना माल बेच सकते हैं या बेचते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक वितरण क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी उत्पादक के द्वारा माल बना लिया गया है, किसान ने फसल उगा ली है और उसने यह भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसके माध्यम से माल को कस्टमर तक पहुंचाना है, माल का मूल्य भी डिसाइड हो गया है, लेकिन अब उसे व्यवस्था करनी है उस माल को अपने ग्राहक तक पहुंचाने के लिए। तो उसी व्यवस्था को और इस प्रकार से पहुंचाना कि कम से कम खर्चे में उसका माल जो है ग्राहक तक पहुंच जाए, उसी को कहते हैं भौतिक वितरण। मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है माल का जो भी प्रोडक्शन हुआ है वह सही समय पर, सही मात्रा में, सही मूल्य पर, सही कस्टमर के पास पहुंचाना। क्लियर? ठीक है ना? सही मूल्य भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत देरी से माल भिजवा रहे हैं हम। मात्रा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि जाने और आने का समय जितनी मात्रा मांगी गई उतनी मात्रा होनी चाहिए। और उसके बाद सही कस्टमर, जिस कस्टमर ने मांगा है उस कस्टमर तक पहुंचाना, और इस तरीके से पहुंचाना, इस माध्यम का उपयोग करना जिसमें कम से कम लागत हो और लाभ अधिक से अधिक हो। ये होता है भौतिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके क्या फायदे हैं? ये इसके उद्देश्य या महत्व। उद्देश्य या महत्व। उत्पादन व उपभोग में संयोजन। माल प्रोड्यूसर के पास, उत्पादक के पास बना रखा है, लेकिन कस्टमर तक यदि सही समय पर नहीं पहुंचना है, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में क्या होगा? डेट निकल जाएगी। फूड आइटम है, खाने का सामान है, तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। तो इसीलिए, और कॉस्मेटिक आइटम हो कोई सा भी, जैसे कपड़ा है, ड्रेस बना रहे हैं, तो वह भी आउट ऑफ फैशन हो सकती है। तो इसीलिए भौतिक वितरण जो है किसमें मदद करता है? उत्पादन व उपभोग में। जो माल बना है और जिसको यूज करना है उनके बीच में समायोजन करता है। मांग व पूर्ति में समायोजन। हम माल बना ही इसलिए रहे हैं कि मांग और पूर्ति में समायोजन हो। कस्टमर ने डिमांड रखी है या हमें पता है कि कस्टमर को अब डिमांड है, उसके पहले पूर्ति, सप्लाई माल, जैसे दिवाली आने वाली है तो कपड़ों की दुकान पे भीड़ हो जाती है, तो फिर कपड़े की दुकान वालों की क्या व्यवस्था रहती है कि एडवांस में वो माल को भरकर रखते हैं। तो इसे कहते हैं मांग और पूर्ति का संयोजन। तो वहां पे वो भौतिक वितरण को व्यवस्थित कर रहा है। वितरण लागत में कमी आती है। कोई भी कार्य यदि व्यवस्थित योजना बनाकर किया जाए, सिस्टमेटिक प्लानिंग से किया जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कमी आती है। ठीक है। मूल्य में स्थिरता। यदि मांग और पूर्ति में समायोजन रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, तो किसी भी वस्तु का मूल्य जो है कभी भी नहीं बढ़ेगा।
समय व उपयोगिता का सृजन, मैंने बताया कि भौतिक वितरण का आशय क्या है, सही समय पर सही मूल्य पर, तो समय भी वेस्ट नहीं होता है और मूल्य भी जो है आपका वह सही रहता है। और उत्पादन नियोजन पर प्रभाव, जो हमने प्रोडक्शन प्लानिंग की है, जो हमारी उत्पादन की प्लानिंग है, वह जो है बहुत अच्छी चलती है। तो भौतिक वितरण के अंतर्गत उद्देश्य या महत्व आपको आ सकते हैं और इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, तत्व। तो भौतिक वितरण में जो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी कि स्टॉक कितना होना चाहिए, यातायात का कौन सा साधन हम उपयोग करेंगे, वस्तु का मूल्य हम क्या रखेंगे, हम स्टॉक कहाँ पर रखेंगे वो भी बहुत मायने रखता है, और संचार का कौन सा साधन रहेगा, कम्युनिकेशन का, कि हमें पता लग जाए आदेश है और ऑर्डर कहाँ से मिला है। तो ये सब फैक्टर्स भौतिक वितरण को प्रभावित करते हैं जो हमने परिभाषा में पढ़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उत्पाद प्रबंध। प्रोडक्ट, किसानों के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, और दूसरा कौन सी होती है जो हमने पढ़ी हुई है, औद्योगिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तु कौन सी होती है, जो किसी कंज्यूमर कस्टमर के द्वारा उपयोग कर ली जाती है। जैसे मैं बात करूं, यदि शक्कर आप दुकान से लाए और घर में आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या बन गई, उपभोक्ता वस्तु बन गई। और यदि किसी जूस सेंटर ने शक्कर लेकर आया है खरीद कर, तो वह क्या बन गई, उसके लिए सामान बन गई और वह उससे और यूज करके उत्पादन कर रहा है, तो वो औद्योगिक वस्तु बन गई। तो उपभोक्ता वस्तु का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता उपयोग कर लेता है, और औद्योगिक वस्तुएं मतलब होती हैं जो किसी अन्य उत्पादन में काम आती है। ठीक है, इसमें सारी मशीनें, टूल्स, जैसे कपड़ा है तो कपड़ा यदि घर में आप यूज करने के लिए ला रहे हैं तो वो उपभोक्ता वस्तु बन गई। आप उससे कोई ड्रेस बनाने के लिए अपने दुकान में बनाकर बेचेंगे तो वो औद्योगिक वस्तु बन गई। अब इसकी विशेषताएं, हम गांव से संबंधित पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या विशेषता होती है, गांव में किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, लघु पैमाने पर उत्पादन। गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती हैं, उत्पादन का जो कार्य है वो छोटे पैमाने पर किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं किया जाता है। फिर मौसमी उत्पादन, जितनी भी फसल होती है, मौसम, रबी की फसल, खरीफ की फसल, दिवाली के समय जो है गेहूं कटते हैं, दिवाली के समय सोयाबीन कटती है, फिर गेहूं बोए जाते हैं, चना बोया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है वह मौसमी उत्पादन होता है। ठीक है, किस्म में अंतर होता है। आप अलग अलग क्षेत्र में चले जाइए गाँव में, तो हर जगह के गेहूं की वैरायटी अलग अलग होगी। चावल का प्रोडक्शन यदि हो रहा है तो वहां अलग अलग वैरायटी का उत्पादन होता है। तो गांव में यदि हम उत्पाद की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो किस्म क्या होती है, अलग अलग होती है। बिखरा हुआ विशिष्ट उत्पादन, गांव में उत्पादन की कोई एक स्पेसिफिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, बिखरा हुआ उत्पादन रहता है, अलग अलग जगह पे छोटा छोटा उत्पादन होता है और विशिष्ट उत्पादन होता है। यदि हम एक क्षेत्र की बात करें तो वहां पर उस पर्टिकुलर प्रकार का ही होता है। जैसे फसल, तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो गेहूं और चावल ज्यादा होता है, तो क्षेत्र जो है वह उस स्पेशल फसल के लिए विशिष्ट हो जाते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं ज्यादा होती है, जैसे फल, सब्जी, दूध, ये हमें गांव से मिलते हैं, तो ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं। तो गांव में जो प्रोडक्ट है वह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं ज्यादा बनती हैं। फिर गैर लोचदार मांग, उनकी मांग पर जो है किसी भी दूसरे फैक्टर का कोई असर नहीं, उनकी मांग जो है एज इट इज। जैसे दूध का प्रोडक्शन जो गांव में होता है, तो दूध की मांग में वहां कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, ना मूल्य का कोई फर्क पड़ता है, ना ही किसी दूसरे फैक्टर का कोई असर होता है। तो ये है स्टूडेंट, गांव में, गांव की बात करें हम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी विशेषताएं। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बनता है तो उसकी लाइफ होती है, उसका जीवन काल होता है। तो यदि हम माने तो एक प्रोडक्ट जो है वह 5 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट हमने प्रस्तुत किया। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो है वह बनाया जाता है और मार्केट में लॉन्च किया जाता है, मतलब प्रस्तुत किया जाता है।
तो पहली बार जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता है, और इस कंडीशन में जो है मूल्य भी कम रखना रहता है और विज्ञापन पर खर्च करने की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो ये होती है प्रस्तुतिकरण, मतलब हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, पब्लिक में भेज दिया है। तो इस स्तर पर वस्तु की मांग क्या होती है, कम होती है, मूल्य भी कम होता है और लाभ भी कम होता है, क्योंकि अभी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है। फिर उसके बाद होती है विकास की अवस्था। यहाँ से धीरे धीरे प्रोडक्ट ग्रो करना शुरू होता है। तो इस अवस्था में जो है ये विकास की अवस्था हुई। इस अवस्था में क्या होगा, धीरे धीरे मांग बढ़ने लगेगी, मूल्य भी हम बढ़ाने लगेंगे और हमें विक्रय संवर्धन क्रियाएं मतलब विज्ञापन आदि पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और लोग कस्टमर को वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो विज्ञापन आदि पर बहुत ज्यादा खर्च यहाँ इस अवस्था में करना होता है, क्योंकि अभी कौन सी लेवल चल रही है, विकास, और ज्यादा ग्रोथ होगी। फिर है परिपक्वता। विकास होते होते एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहां पर आकर आपका प्रोडक्ट जो है पब्लिक ने पसंद कर लिया है, हैबिचुअल हो गए हैं, तो वो होती है मैच्योरिटी की लेवल। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको कंपटीशन का भय होता है, प्रतियोगिता का भय होता है, दूसरी कंपनी जो है उसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है या वो कोई डिस्काउंट ऑफर करने वाली है, तो उन चीजों का बहुत ज्यादा जो है डर रहता है। तो इस अवस्था को बनाए रखने के लिए विक्रेता को बहुत मेहनत करनी होती है और यहाँ भी जो है विज्ञापन आदि पर बहुत ज्यादा खर्च करना होता है। ठीक है, इसके बाद आती है संतृप्ति की कंडीशन। मैच्योरिटी लेवल से धीरे धीरे जो है डाउन होना शुरू होता है और यहाँ पर जो है अब वस्तु का मूल्य कम होने लगता है, कस्टमर कम होने लगते हैं और मूल्य और लागत जो है वह बराबर होने लगती है। तो इस स्थिति में विक्रेता को खतरा रहता है, यदि उसने कोई अलग प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, कोई दूसरा डिसीजन नहीं लिया, तो संभावना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वह मार्केट से आउट हो जाए। और आखिरी स्थिति यहाँ पे वही होती है पतन की। यहाँ पर आकर प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ मार्केट हो गया, मार्केट से बाहर चला गया है। तो यहाँ इस स्थिति में विक्रेता को इस वस्तु का उत्पादन बंद करना पड़ता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उत्पाद की 5 अवस्थाएं होती हैं। हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की, कोई पेन देख लें हम, ये बोर्ड देख लें, किसी भी उसकी एक प्रॉपर लाइफ होती है। तो आप डायग्राम बनाकर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो ग्रामीण संचार व्यवस्था, गांव में कम्युनिकेशन की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और क्या समस्याएं आती हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो गांव में कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार साधनों की कमी है और इसके कारण उनका मार्केटिंग जो है, विपणन जो माल को बाजार में बेचने का जो काम है वह कम रहता है। तो उसमें यदि आपको आता है तो आप क्या लिखेंगे, गांव में दीवारों पर विज्ञापन नहीं होता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं होते हैं और टीवी और न्यूज़ जो सारे चैनल्स जो है वहाँ नहीं आते हैं, इसलिए विज्ञापन जो है नहीं होते। न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र बहुत जगह पे नहीं पढ़ा जाता है, यातायात के साधन नहीं होते हैं, बैंक की सुविधा नहीं होती है, बीमे की सुविधा नहीं होती है, फिर गोडाउन्स नहीं होते हैं स्टॉक करने के लिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यदि आपको ग्रामीण क्षेत्र में संचार व्यवस्था वाला प्रश्न आता है तो आप उसमें इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि ग्रामीण विपणन, गांव में बाजार की स्थिति क्या होती है।